नमस्कार साथियों, जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो साथियों, कल 2 सितंबर को हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के जो फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी, फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब एग्ज़ाम होना बाकी है। एग्ज़ाम को लेकर अभी कुछ भी क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि एचपीएससी ने जो डेट शीट जारी की थी, जो भी कैलेंडर जारी किया था दिसंबर तक का, उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जो ये वैकेंसी है कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अपन लोग ये संभावना जता सकते हैं कि जो ये एग्ज़ाम है अब दिसंबर बाद ही होगा। तो इस एग्ज़ाम में अपनी तैयारी को धार देने के लिए जियो सैपियंस एकेडमी का जो ये अपना परिवार है, जो ये पूरी की पूरी टीम है, वो आपका क्या सहयोग कर सकती है, आपकी इस यात्रा में किस तरह से वो आपकी सारथी बन सकती है। इसी कड़ी के अंदर आज हम जो है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो भूगोल विषय का जो सिलेबस है उस पर डिस्कस करेंगे। सिलेबस के अंदर पर्टिकुलर ब्रांच से अपने को कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, अलग अलग ब्रांचेज के अंदर क्या है कि खूब सारे विद्वानों की लिखी हुई किताबें हैं, तो अपन उनमें से भी प्राथमिकता कौन सी किताब को दें, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। और साथ में जो टॉपिक उन किताबों से नहीं कवर हो पा रहे, उनको कैसे कवर करना है, कहाँ से पढ़ना है, इस पर भी अपन पूरी चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आज का ये सेशन अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो उस सिलेबस के अंदर भू आकृति विज्ञान की यूनिट दी हुई है। भू आकृति विज्ञान में जो आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये टॉपिक उस यूनिट के अंदर दे रखे हैं। तो मेरा मानना है कि ये जो सारे टॉपिक है, ये आप सविंदर सिंह महोदय की जो भू आकृति विज्ञान की जो किताब आती है, उससे आप सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जेपी शर्मा साहब की भी और पी दयाल साहब की भी किताब आती है। लेकिन मेरा मानना है कि आप केवल और केवल सविंदर सिंह को पढ़िए, इससे आपका ये पूरे के पूरे टॉपिक है जो कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन किताबों के एक बार चक्कर में मत पढ़िए। हालांकि ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो कोई पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर, आपको और विस्तार से इन चीज़ों के बारे में जानना है, तो आप जरूर इन किताबों को पढ़ सकते हैं। ठीक है। अब कुछ एक साथियों का सवाल था कि सर इसके अंदर स्थलाकृतियां हैं, वो अलग से मेंशन नहीं है, क्या स्थलाकृतियों से भी सवाल पूछे जाएंगे? तो जरूर पूछे जाएंगे साथियों, क्योंकि इसके अंदर बहिर्जात बल जो मेंशन कर रखा है, इसके अंदर क्या है, अपर्दन और निक्षेपण आ जाता है और उन्हीं से उन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो उनको अपने को छोड़ना नहीं है, उनको भी डिटेल से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर में तो उनसे खूब सारे सवाल आते हैं और अब संभावना बनती है कि सब्जेक्टिव में भी उनसे सवाल आ सकते हैं, इसलिए उनको भी पढ़ना है। तो कुल मिला के हमने जो एनालाइज किया इन सारे टॉपिक को, तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको भू आकृति विज्ञान सविंदर सिंह में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है, जो 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें क्या है हर रोज टॉपिक के हिसाब से टेस्ट होंगे। अभी हमने 1 महीने का शेड्यूल जारी कर दिया है, शायद वो आज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे, जहाँ भी। तो उसके अंदर क्या है कि हम हर रोज एक टॉपिक से 20 प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल और उसके साथ साथ 5 सब्जेक्टिव सवाल लेके आ रहे हैं। तो उस टेस्ट के शुरू होने से पहले हम लोग आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे। वो कंटेंट हम और कहीं से नहीं बल्कि इन्हीं किताबों से, जो बेटर कंटेंट होगा, मतलब जिनमें कोई टॉपिक किसी किताब में अच्छा होता है तो कोई टॉपिक किसी किताब में अच्छा होता है, उस पूरे कंटेंट को कंपाइल करके हम लोग आपको टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आप अगर डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हो तो आपको फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि कई लोग साथी होते हैं गांव देहात से होते हैं, दूर दराज से, क्या है उनको उनके नज़दीक के जो कस्बे और शहर होते हैं उनमें ये किताबें नहीं मिल पाती।
तो आप चिंता मत करिए, हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं। प्रत्येक टॉपिक के हिसाब से आपको पूरा का पूरा कंपाइल करा के मैटर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। नेक्स्ट यूनिट है जो अपनी जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान के अंदर जो वायुमंडल की संरचना और संगठन से लेकर जलवायु परिवर्तन तक, ये सारे के सारे टॉपिक हैं, वो आपको DS लाल साहब की जो किताब है जलवायु विज्ञान, उसमें मिल जाएंगे। हालांकि इनकी समुद्र विज्ञान की भी किताब आती है, इनकी भूआकृति विज्ञान की भी किताब आती है, लेकिन जलवायु विज्ञान को लेके आप DS लाल साहब की किताब पढ़ोगे, उससे आपके सारे के सारे ये टॉपिक कवर हो जाएंगे। अब इसमें कौन से टॉपिक कवर नहीं होंगे, वो है ये टॉपिक हीट वेव, शीतलहर, और जो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड है जो GLOF बोलते हैं जिसको, ये 3-4 टॉपिक आपको इससे किताब में नहीं मिलेंगे। तो ये अब कहाँ मिलेंगे, ये हम आपको जो कंपाइल करके पूरा कंटेंट देंगे उसमें आपको किसी दूसरी किताबों से PDF के रूप में आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, इस पूरे के पूरे टॉपिक को हमने अध्ययन किया है, उसके बाद में हमने डिसाइड किया है कि जलवायु विज्ञान की जो DS लाल की किताब हो सकती है वो आपके लिए बेटर हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा सविंदर सिंह महोदय की भी आती है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप DS लाल ही पढ़िए। इसके अलावा अपन आगे चलते हैं, तो आगे अपनी यूनिट है वो है समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान के अंदर बहुत छोटा सिलेबस है समुद्र विज्ञान का, उसके अंदर आप सविंदर सिंह महोदय को पढ़िए। अब इसके साथ साथ मैं एक बात और मेंशन करना चाहूँगा, जब आप ये प्रमाणिक पुस्तकें पढ़ रहे हैं तो आप इन किताबों को पढ़ते समय इन टॉपिक को तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस के अंदर सीधे के सीधे मेंशन है। इसके साथ साथ आप इनका पहला और दूसरा जो चैप्टर होता है किताब का वो जरूर पढ़िएगा। वो क्यों पढ़ना है, उसके अंदर क्या होता है साथियों, इसकी पूरी की पूरी ब्रांच की क्या प्रकृति है समुद्र विज्ञान की, इसका विषय क्षेत्र क्या है, और इसके साथ साथ किन किन विद्वानों का इसके अंदर योगदान रहा है, और कुल मिला के पूरे के पूरे ये जो ब्रांच है भूगोल के अंदर ये अलग से कैसे स्थापित हुई, ये पूरी की पूरी यात्रा होती है, ये पूरी की पूरी जो जर्नी होती है वो पहले और दूसरे चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलती है। वो जो कोर होता है ना पूरी पूरी ब्रांच का, वो आप छोड़ देते हो, फिर आप क्या सीधे के सीधे महासागरों के ऊंचावच पे गए, फिर वहां पे आपने तापमान घनत्व ये सब पढ़ लिया। क्या है कि वो आप रट सकते हो इन चीजों को, पर जो एक समझ विकसित होती है ना कोई ब्रांच को लेकर, वो आपकी नहीं हो पाती। तो मेरी ये सलाह मानना, आप जब भी कोई भी ब्रांच को शुरू करो उससे पहले क्या है, आप उस ब्रांच से रिलेटेड जो भी किताब आपके पास हो उसका पहला और दूसरा चैप्टर जरूर पढ़िएगा। इसके बाद अपन आगे बात करें तो अगली जो यूनिट है वो है, अब बात करते हैं अपन पर्यावरण भूगोल की। पर्यावरण भूगोल की जो ये पूरी की पूरी यूनिट है ना, इसको आप 2 भागों में बांटिए, यानी 2 सेक्शन में बांटिए। अब 2 सेक्शन में क्यों बांटना है, क्योंकि इसके अंदर एक तो क्या है, एक तो आता है ट्रेडिशनल पार्ट और एक होता है पूरा का पूरा करंट इश्यू से जुड़ी हुई चीजें। तो जो ट्रेडिशनल पार्ट है जिसके अंदर यहाँ से इकोसिस्टम से लेके जो अगर मैं बात करूँ एनवायरमेंटल एथिक्स तक, ये जो पार्ट है ना ये परंपरागत पार्ट है, इसको आपको पढ़ना है पर्यावरण भूगोल की जो सविंदर सिंह महोदय की जो किताब आती है उससे, वहां से आपका ये सारा का सारा कवर हो जाएगा। और जो बात करें अपन एनवायरमेंट जो करंट के जो इश्यू है उसके अंदर आप पॉल्यूशन को भी ले लीजिएगा, पॉल्यूशन के भी, क्योंकि इस दृष्टि पब्लिकेशन की किताब में अच्छा दे रखा है। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा जो आगे का जो टॉपिक है वो आपको दृष्टि पब्लिकेशन की जो ये किताब आती है उससे पढ़ने हैं। ठीक है, अब मैं अगर आगे बात करूं अगली यूनिट की,
आगे आती है बात है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल की, यानी यूनिट नंबर 5। अब इसके अंदर क्या है, जनसंख्या और अधिवास भूगोल के अंदर आप क्या है, जनसंख्या भूगोल के लिए आपको किताब पढ़नी है एस टी मौर्य साहब की। अब क्या है, कुछ साथी कहेंगे कि इसमें चांदना साहब की भी किताब आती है। देखिए, जरूर आती है, और इससे पहले चांदना साहब की ही किताब को पढ़ा जाता था। और चांदना जी है जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन ज्योग्राफी के ही एक्सपर्ट रहे हैं, क्योंकि वो पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय वहाँ से थे, और वो घोषाल के शिष्य थे। घोषाल महोदय वो त्रिवार्ता के अंडर में जिन्होंने पीएचडी की थी। ये पूरे के पूरे सारे जो लोग थे, विद्वान थे, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से जुड़े हुए थे, क्योंकि चांदना साहब की कड़ी ऊपर जाके त्रिवार्ता तक पहुंचती है। तो ये पूरा का पूरा जो ये समुदाय था, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी से ही था। लेकिन क्या है कि कई बार क्या है, विद्वान तो अपने आप में वो बहुत बड़े थे, लेकिन जो अपना सिलेबस फॉर्मेटिंग होती है, सिलेबस के जो फॉर्मेट होते हैं उसके अंदर है, वो उनकी किताब सेट नहीं बैठ पाती। अब जो यहाँ पे टॉपिक मेंशन किए गए हैं वो चांदना साहब की किताब से कवर नहीं हो पा रहे, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि पॉपुलेशन के जो आंकड़े हैं वो थोड़े अपडेट नहीं है। तो इससे बेटर क्या हो सकता है, इससे बेटर ये हो सकता है कि अपन उसकी जगह एस डी मौर्य की जो पॉपुलेशन ज्योग्राफी किताब है उसको पढ़ें। इस किताब को मैंने भी पढ़ रखा है। इसके अंदर क्या है, बहुत शानदार टॉपिक के हिसाब से मैटर भी दिया हुआ है, और साथ साथ में थोड़ा सा अपडेट भी है। तो आप एस टी मौर्य को ही पढ़िएगा। अब इसके अंदर क्या है कि एक चीज मैंने इन सारी चीजों को अगर देखा, अध्ययन किया, तो इसमें मैंने पाया कि जो रिकार्डो का मॉडल है ना, वो आपको इस बुक के अंदर नहीं मिलेगा। अब ये आपको कहाँ से पढ़ना है, तो ये बात तो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि हम हर यूनिट के सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज पूरे के पूरे कंटेंट को कंपाइल करके आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। जैसे जैसे अपने जो डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा, अभी तक उसका क्या है, 1 महीने का शेड्यूल अपन लोगों ने जारी किया है। 1 महीने के अंदर अपन 4 यूनिट कवर करने वाले हैं। तो उन 4 यूनिट का जल्द ही टेलीग्राम चैनल पर पूरा का पूरा कंटेंट है वो कंपाइल करके डाल देंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और कल से मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि कल से हमारे एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, जियो सैपियंस एकेडमी नाम से। कल से उस जो हमारा डेली टेस्ट प्रोग्राम है उसके अंदर से डेमो टेस्ट डालने शुरू कर दिए जाएंगे। कल डेमो टेस्ट होगा, परसों भी डेमो टेस्ट होगा। 3 दिन तक ये डेमो टेस्ट चलेंगे। 3 डेमो टेस्ट देकर आप ये बात को देख सकते हो कि क्या आपके लिए ये पूरी की पूरी जो ये प्रोग्राम है फायदेमंद हो सकता है या नहीं हो सकता है। उसके बाद अगर आपको लगे कि हमारा कुछ फायदा हो रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बड़ा शानदार प्रोग्राम चलेगा, हर रोज प्रैक्टिस भी होगी और हर रोज आपके टॉपिक भी कवर होंगे। अब क्या है कि कई लोग जैसे कई बार क्या है 15 दिन से टेस्ट लेते हैं, कोई महीने से लेते हैं। मुझे लगता है उसमें आप एक धारा नहीं बना पाते। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अब पढ़ तो सबने रखा होता है। जैसे आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के टाइम लगभग साथियों ने सिलेबस कवर किया होगा, लेकिन उसके बाद एक धारा टूट गई, एक गैप आ गया। अब क्या है, थोड़ी सी निरंतरता नहीं बन पाती। उसको बनाने के लिए हमने इस प्रोग्राम को इस तरह से डिजाइन किया है कि रोज का एक टॉपिक भी हो आपका, उसको लेके हम कंपाइल करके कंटेंट भी देंगे। और हर रोज आपका जो टेस्ट होगा उसमें 20+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आपकी तैयारी स्क्रीनिंग टेस्ट की भी होगी और आपकी सब्जेक्टिव की भी होगी, दोनों तैयारियां साथ चलेगी। और जो सब्जेक्टिव रोज का जो टेस्ट होगा उसको उसको लेकर शाम को, चाहे पंकज सर आए चाहे मैं आऊं, उसको लेकर आपने यूट्यूब के ऊपर एक मॉडल आंसर लेकर शाम को अपनी जो भी सेशन रहेगा उसके अंदर आपको क्वेश्चन आंसर कैसे फॉर्मेट करना है, इन पूरी चीज़ों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। तो आप एप्लीकेशन पे गूगल प्ले स्टोर पे जाके जियो सैपियंस एकेडमी नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और कल से आपको वहाँ शो करने लग जाएगा हमारा जो भी ये प्रोग्राम है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर को लेके, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे अपन बात करते हैं
इसी यूनिट के अंदर अधिवास भूगोल की। देखो, अधिवास भूगोल के लिए आर.सी. तिवारी साहब की जो किताब आती है, सॉरी, आर.सी. तिवारी साहब की जो किताब आती है उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इससे आपका लगभग लगभग ही नहीं, 95% आपका कवर हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अधिवास के अंदर क्या है, ग्रामीण भी आता है और नगरीय अधिवास भी आती है। तो इसके अंदर तो क्या है, अधिवास भूगोल में आर.सी. तिवारी साहब की किताब में तो पूरा का पूरा जो है नगरीय और ग्रामीण दोनों के बारे में डिटेल से दिया गया है। अगर आप नगरीय अधिवासियों के लिए पर्टिकुलर किताब पढ़ना चाहो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सुरेश चंद्र बंसल की एक किताब आती है नगरीय भूगोल, उसको आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों किताबों में ही अगर मैं बात करूं तो नगरों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत है, जिसमें एक गॉर्डन चाइल्ड का है और एक हेनरी पिरेन का है, ये दोनों मॉडल आपको नहीं मिलेंगे। अब ये मॉडल आपको, वही बात है, जब कंपाइल करेंगे तो इन मॉडल को भी आपके उसके कंटेंट में साथ डाल देंगे। तो आप इधर उधर ज़्यादा परेशान मत होइएगा, हम पूरा का पूरा कंटेंट आपको एक जगह ही उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ एक टॉपिक ये हैं, जैसे शहरों में सामाजिक अलगाव, शहरी सामाजिक क्षेत्र विश्लेषण, शहरों में गरीबी की अभिव्यक्ति, मलिन बस्तियां, अनौपचारिक क्षेत्र में वृद्धि। ये टॉपिक क्या होते हैं कि ये थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग से करने वाली चीजें हैं। देखो, इनसे कोई ऑब्जेक्टिव सवाल तो बनता भी नहीं, और रेयर ही कोई सवाल आ जाए तो अलग बात है, लेकिन इनसे सवाल आता ही नहीं। हाँ, इनसे क्या है, सब्जेक्टिव में अच्छे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, तो इनको लेकर भी अपन कंटेंट उसमें डाल देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो आगे आ जाता है यूनिट नंबर 6। छठी यूनिट के अंदर क्या है, आर्थिक क्रियाओं एवं प्रादेशिक विकास का भूगोल। इसमें पूरी की पूरी इकोनॉमिक ज्योग्राफी को जो अपने जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर अलग अलग पढ़ते हैं उन यूनिट को, और यहाँ जो है कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी को एक साथ एक यूनिट में डाल रखा है। अब सबसे पहले बात आती है आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल के अंदर आप एस डी मौर्य साहब की किताब लाइए, और एज इट इसके अंदर जो भी टॉपिक दिए गए हैं वो आपको इसकी कंटेंट लिस्ट में मिल जाएंगे। तो फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। 3 चैप्टर के अंदर आपके ये पूरे के पूरे कवर हो जाएगी टॉपिक। तो आप आर्थिक भूगोल की जो ये सामने देख पा रहे होंगे इस किताब का लोगो, ये किताब आती है एस डी मौर्य साहब की, ये ले आना। इसमें आपका पूरा का पूरा आर्थिक भूगोल का ये जो 3-4 जो टॉपिक है ये सारे कवर हो जाएंगे। इससे आगे मैं बात करूं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की, तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में आप आर.सी. तिवारी और बी.एन. सिंह की जो किताब आती है उसी किताब को आपको पढ़ना है। अब कोई साथी कहेगा सर इसमें माजिद हुसैन की भी आती है। हाँ, जरूर आती है, और माजिद हुसैन साहब का रिसर्च का क्षेत्र भी रहा है ये एग्रीकल्चर। लेकिन कई बार क्या है, सिलेबस को जो बनाने वाले लोग होते हैं वो कई बार किताबों को, एक पर्टिकुलर किताब को देखकर नहीं बनाते सिलेबस। वो ये चाहते हैं कि उस ब्रांच का लगभग एरिया उसके अंदर कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उस किताब के अंदर क्या है, कुछ चीजें अधूरी मान लो या पूरी डिटेल से नहीं दी हुई। तो इसके लिए आप क्या है, मैं सजेशन यही करूंगा कि आप आर.सी. तिवारी और बी.एन. सिंह की जो किताब है उसको पढ़िएगा, क्योंकि मैंने इन सारे टॉपिक को देखा, फिर इसकी कंटेंट लिस्ट में जाके देखा, यहाँ तक कि मैंने आगे चैप्टर भी देखे कि उनमें कितना डिटेल से दे रखा है। तो मुझे लगा कि अलका गौतम की भी एक किताब आती है एग्रीकल्चर में। तो आप कुल मिला के मेरा मानना है कि आप इसी को पढ़िएगा, और अगर इसमें से कोई टॉपिक अलका गौतम में अच्छा है तो आप एक टॉपिक के लिए किताब मत खरीदिएगा, हम जो कंपाइल करेंगे उसके अंदर वो डाल देंगे। ठीक है, अब जैसे आर्थिक भूगोल की भी खूब सारी किताब आती है। अब इसमें एच.एम. सक्सेना साहब की आती है, हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की भी किताब आती है। लेकिन मुझे लगा कि इस किताब में ये टॉपिक ठीक दे रखे हैं तो आप यही पढ़िएगा। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करें तो अगली यूनिट है औद्योगिक भूगोल। तो औद्योगिक भूगोल में तो
ये लगभग एक ही किताब चलती है हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की, जो राजमल लोढ़ा साहब और डॉक्टर दीपक महासेवरी की है। ये किताब आप ले आइएगा और इससे ये पूरी की पूरी औद्योगिक भूगोल के जो टॉपिक हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, जो ये लास्ट के जो आप टॉपिक देख पा रहे हैं जो रेड रेड, ये टॉपिक मैंने देखे तो इसमें मुझे नहीं मिले, डायरेक्ट नहीं मिले, पर ये थोड़े से अपनी अंडरस्टैंडिंग से कवर होने वाले टॉपिक हैं। तो इसका कोई अलग से मैटर मिलेगा तो हम उसके अंदर ही कंपाइल कर देंगे, बाकी ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है। आप तो मोटा मोटी उद्योगों की अवस्थिति के जो सिद्धांत हैं उनको अच्छे से कर लीजिएगा, चाहे वेबर का हो, लोस का हो, प्रेड का हो, हुवर का हो, इन सब मॉडल को आप अच्छे से कवर कीजिएगा। उद्योगों का वर्गीकरण देख लीजिएगा, भी जितने भी टाइप से उनका वर्गीकरण किया जाता है कच्चे माल के आधार पे, अलग अलग जितने भी वर्गीकरण है सबको डिटेल से अच्छे से देख लीजिएगा। और उद्योगों के अवस्थिति के कारक, इनको जरूर देखना, सारे कारक देखने हैं, कच्चा माल, ट्रांसपोर्ट, सब चीजों को, कि भी किसका कितना महत्व है, श्रम हो गया, उसमें सारी चीजें अच्छे से देखनी है। ठीक है। अब अगर अपन अगली यूनिट की बात करें तो परिवहन एवं व्यापार भूगोल। देखो, ट्रांसपोर्ट के अंदर अभी हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की जो अखिलेश वैष्णव हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए तो ये किताब बहुत ही शानदार है, बढ़िया है। सारी किताब नहीं पढ़नी है, बहुत डिटेल से दे रखी है, अपने को तो पर्टिकुलर टॉपिक देखने हैं और उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए जो अपने ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी एच.एम. सक्सेना साहब की किताब आती है, ये किताब बहुत शानदार है। अगर कोई हिंदी मीडियम का भी विद्यार्थी पढ़ सके तो इसी किताब को भी आप पढ़ सकते हो। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे इस किताब से, क्योंकि एच.एम. सक्सेना साहब है वो ट्रांसपोर्ट के इस रिसर्च का एरिया उनका रहा है ट्रांसपोर्ट, तो उन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी है। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रादेशिक विकास का भूगोल, इसके अंदर है एस.डी. मौर्य साहब की किताब आती है। ये जो आप इसका फ्रंट देख पा रहे हो किताब का, ये किताब आपको लेके आनी है और इसी को ही पढ़ना है। इसमें सिस्टमेटिक तरीके से दे रखा है, क्योंकि इसके अंदर चांदना साहब की भी किताब आती है, तो आप चांदना साहब वाली किताब मत ही पढ़िएगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी चीज़ें सिस्टमेटिक नहीं है, ना अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई ढंग से उसके अंदर दिए हुए हैं। तो इससे बेटर है कि आप एस.डी. मौर्य साहब की जो ये किताब आती है इसको पढ़िएगा। ठीक है। उसके अंदर आपके सारे ये मॉडल वगैरह जो भी प्रादेशिक विकास की जो विषमताएं हैं, सारे टॉपिक उसके अंदर कवर होंगे। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे अगर मैं बात करूं सांस्कृतिक, सामाजिक एवं राजनीतिक भूगोल, यूनिट नंबर 7। ठीक है। तो यूनिट 7 के अंदर क्या है, आपको सांस्कृतिक एवं सामाजिक भूगोल के लिए तो मौर्य साहब जिंदाबाद हैं। देखो भाई, एस.डी. मौर्य साहब ने खूब किताबें संकलन करके निकाली है और इनकी लगभग किताबें अच्छी है, क्योंकि इन्होंने जो संकलन किया है ना वो बहुत शानदार है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने सिलेबस के इर्द गिर्द का जो टॉपिक है उनको सिस्टमेटिक तरीके से इनका संकलन किया है। तब क्या है, कोई भी अगर आप अच्छे विद्वान से या प्रोफेसर से कभी भी पूछोगे किताबों के बारे में, तो वो लगभग किताबों की उन सूची में से 5-7 किताबें आपको एस.डी. मौर्य साहब की मिल जाएगी। तो अच्छी किताब है सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल के लिए। ये दोनों किताब आप एस.डी. मौर्य साहब की पढ़िएगा। ठीक है। ये सारे टॉपिक के तो कवर नहीं होंगे उसमें, जो रेड कर रखा है हमने ये टॉपिक आपको उसके अंदर नहीं मिलेंगे। और ये वो टॉपिक वही है, बोल वचन वाली सी बात है, आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग पे ये टॉपिक के होने वाले हैं। इनमें वैसा कुछ फैक्ट या तथ्य वगैरह इनके नहीं मिलते। ठीक है। फिर भी जो हम पूरा का पूरा जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कंटेंट है जो कंपाइल करेंगे, उसमें इनसे रिलेटेड जो भी जो टॉपिक इनके अंदर नहीं कवर हो रहे, उनसे रिलेटेड जो भी मैटर मिलेगा वो उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं राजनीतिक भूगोल की। देखिए साथियों, राजनीतिक भूगोल के अंदर एच.एम. सक्सेना साहब की जो किताब आती है, देखो आरपीएससी तो इसको लगभग फॉलो करती है।
आरपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, राजनीतिक भूगोल के जो क्वेश्चन आते हैं वो इसी से आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुदीप्त अधिकारी की भी किताब आती है और रमेश दीक्षित की भी किताब आती है। तो आप डॉक्टर सुदीप अधिकारी की भी पढ़ सकते हो, लेकिन मेरी राय में आप केवल इसी किताब को पढ़ना, राजनीतिक भूगोल की, जो एच एम सक्सेना साहब की किताब है। ठीक है, इस किताब से आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। उसके अंदर आपका अगर जो टॉपिक नहीं कवर होंगे वो आप यहाँ रेड जोन में देख सकते हो, ये टॉपिक आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब जो ये जो आप लास्ट टॉपिक देख रहे हो, क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये जो अलग अलग क्षेत्रीय, जो अलग अलग देशों के जो संगठन बन रखे हैं, इन संगठन पे हम आपको अलग से इसका मैटर है वो प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि इनके जो अधिवेशन वगैरह होते हैं, जो इनकी बैठक वगैरह होती है, क्योंकि ये करंट से अपडेट हो जाती है चीज़ें, तो इनको लेकर आपको अलग से कंपाइल करेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। और बाकी जो चीज़ें हैं वो आप राजनीतिक भूगोल से एच एम सक्सेना साहब से पढ़ लीजिएगा। और मैं आज जब इस पूरे सिलेबस को पढ़ रहा था, मुझे एक बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिली, वो राजनीतिक भूगोल में मिली मुझे। राजनीतिक भूगोल में मैं सीमाएं और सीमांत देख रहा था। इस टॉपिक को मैंने देख लिया, हाँ सीमा सीमांत बहुत अच्छे दे रखे हैं, शानदार, मतलब जो भी जोन्स मोदे का है, लेपर्डी का है, ब्रिगम के, सारे उनके जो वर्गीकरण है बहुत अच्छे दे रखे हैं सीमाओं को लेकर, सीमांत को लेकर। लेकिन मैं बाद में मेरी नजर गई तो उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है भारत के विशेष संदर्भ में। जो सीमा और सीमांत है वो भारत के विशेष संदर्भ में पूछा है इन्होंने, तो इस पे थोड़ा गौर करना। ठीक है, सीमांत तो वैसे भी भारत के अपने है ही नहीं, अब बचे ही नहीं है सीमांत। तो सीमांत थे कोई टाइम, तो वो सीमाओं में बदल गए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं भौगोलिक चिंतन, भौगोलिक चिंतन को भी आपको दो सेक्शन में तोड़ना है। एक तो विद्वानों का योगदान, कंट्रीब्यूशन, और एक जो पैराडाइम है, पैराडाइम चिंतन फलक। ठीक है, विद्वानों का जो योगदान की बात आती है तो वो आपको माजिद साहब की जो किताब है ना, भौगोलिक चिंतन का इतिहास, इसमें बहुत अच्छा दे रखा है। और जो पैराडाइम है ना, चिंतन फलक, चिंतन फलक आपको एस डी कौशिक साहब की जो किताब आती है ना, भौगोलिक विचारधाराएं एवं विधि तंत्र, वो इसके अंदर बहुत शानदार दे रखे हैं। तो आप इन दोनों किताबों को साथ रखिएगा। और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो विद्वानों को लेकर जो भी यूनानी काल से लेकर आधुनिक भूगोल के जो विद्वान थे वहां तक पढ़िएगा, तो आप वो पूरा का पूरा माजिद साहब से पढ़िएगा। और उसके बाद जो पैराडाइम है, जो कॉन्सेप्ट, जो विचारधाराएं हैं, उनको लेके आप भौगोलिक विचारधाराएं विधि तंत्र जो एस डी कौशिक साहब की आती है उससे पढ़िएगा। ठीक है, चलो भी आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं भौगोलिक तकनीकें, यूनिट 9। इसको भी 3 भागों में यूनिट को बांटा गया है। सबसे पहले जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, जीपीएस। इन सब के लिए आप एक ही किताब आती है डीडी चोनियाल की। और डीडी चोनियाल में क्या है, पर्टिकुलर टॉपिक के हिसाब से पढ़ना, पूरी किताब को मत पढ़ना। अगर पूरी किताब को पढ़ोगे तो भारी हो जाएगी आपके लिए। जो जो टॉपिक यहाँ मेंशन है उसको आप डीडी चोनियाल से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें, ये बात हो गई जीपीएस तो उसमें ही आ जाएगा चोनियाल साहब में। उसके बाद कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी के लिए तो एक ही किताब है, वो है जेपी शर्मा साहब की। वैसे देखो किताब तो मिश्रा साहब की भी आ रखी है, मिश्रा जी और पवन कुमार शर्मा की एक अच्छी किताब आ रखी है। यूजी लेवल के लिए खुल्लर साहब की भी किताब आती है, प्रायोगिक भूगोल। लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें और जिस लेवल की अपन तैयारी कर रहे हैं हायर एजुकेशन में जाने के लिए, तो उसके लिए आपको यही किताब पढ़नी है, प्रायोगिक भूगोल, जो जेपी शर्मा साहब की है। ठीक है, अब एक चीज, चलो वो आगे आएगी, आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद बात करते हैं स्टैटिक्स की, सांख्यिकी की।
हालांकि स्टैटिक्स का थोड़ा बहुत पार्ट तो जेपी शर्मा साहब की किताब में मिल जाएगा प्रैक्टिकल में, लेकिन अगर अलग से, क्योंकि अब की बार इसमें स्टैटिक्स का खूब सारा पार्ट दे रखा है, अलग 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 टेस्ट दे रखे हैं, काई स्क्वायर टेस्ट है, टी टेस्ट है, ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगी उसमें। ठीक है, उसके अंदर आपको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मिल सकते हैं, ठीक है, प्रतिदर्श चयन वगैरह भी मिल जाएंगे। अब ये पूरा का पूरा जो हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी, बहुत शानदार किताब है ये किताब है, आप बाजार से ले आइएगा, डॉक्टर PM शर्मा की। इस किताब भूगोल में सांख्यिकी विधियां इसका नाम है, इस किताब को ले आइएगा, इससे आपकी पूरी की पूरी स्टैटिक्स कवर हो जाएगी, पूरी की पूरी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, उसके बाद अपन आगे बात करें। देखो साथियों, स्टैटिक्स के अंदर ये एक और भाग दे रखा है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी का, और जो ये पार्ट है ना, ये आप, हालांकि प्रायोगिक भूगोल जेपी शर्मा में भी दे रखा है इसका, और इन्हीं जेपी शर्मा साहब की एक किताब और आती है, वो आती है भू आकृतिक विज्ञान की, जिसकी अपने शुरू में पहली यूनिट में चर्चा की थी। अगर इस पूरे के पूरे इन टॉपिक को आप डिटेल से और विस्तार से देखना चाहो, तब तो आप जेपी शर्मा साहब की भू आकृतिक वाली किताब में जाना, वहां आपको डिटेल से मिलेगा। अगर बेसिक जानकारियां और ठीक ठाक कवर हो जाएगा, मेरा मानना है इससे, तो आप इसी से कर लेना। ठीक है, प्रायोगिक भूगोल जो जेपी शर्मा साहब की आती है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी अंतिम यूनिट की ओर। वो है भारत का भूगोल, और ये तो लगभग साथियों ने अलग अलग जगह से पढ़ा होता है, फिर भी इसके लिए भी मैं आपको बताऊं तो आप, माजिद हुसैन साहब की किताब आती है भारत का भूगोल, उसमें सारे आपके टॉपिक कवर हो जाएंगे। ठीक है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ RC तिवारी साहब की भी किताब आती है, थोड़ी सी भाषा इसकी है, RC तिवारी साहब की क्लिष्ट है, तो इसलिए मेरा तो मानना यही है कि आप माजिद हुसैन साहब की किताब पढ़िएगा। ठीक है, और वैसे लास्ट के टॉपिक को छोड़कर अगर मैं बात करूं, तो आप पेरियार की एक किताब आती है, पेरियार की, उसमें आपके ये टॉपिक मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए तो लगभग कवर हो जाएगा, लेकिन अगर सब्जेक्टिव की बात आती है तो आप माजिद हुसैन साहब की किताब को अच्छे से पढ़िएगा। तो ये अपनी कुल मिला के आज की पूरी यात्रा थी, ये पूरा का पूरा सेशन था, जिसमें अपन ने यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक अलग अलग भागों में बांटकर प्रत्येक यूनिट के लिए अपन ने पर्टिकुलर कौन सी किताब पढ़नी चाहिए उस पे चर्चा की है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि किताब अगर आपके पास नहीं है और आप नहीं लाना चाहते तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पे आपको पूरा का पूरा ये कंटेंट है जो कंपाइल करके, जो टॉपिक जिस किताब में बेहतर है उन सब को कंपाइल करके आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से आप अच्छे से पढ़िएगा। और भूलिएगा मत, कल आपको डेमो टेस्ट मिलने वाला है। जियो सैपियंस एकेडमी की जो एप्लीकेशन है वो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। कल से लेकर 3 दिन तक 3 डेमो टेस्ट रहेंगे, फ्री रहेंगे, आप सब दे के देखिएगा और पूरा एनालाइज करिएगा कि क्या आपके फायदे के लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, आपको पूरा पूरा प्रोग्राम जो है फायदा दे सकता है। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़िएगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, आप जिस तरह से जैसे पढ़ना चाहो वैसे पढ़ सकते हो। तो धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत आभार आपका।